तो जहाँ पे कन्वर्ट कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रेंथ। अब हमारे पास 3 और टॉपिक बचे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो समझते हैं क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, चलो समझते हैं। अब करते हैं डेफिनेशन लिखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला का। क्या होता है देखो डेफिनेशन का। ये बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ये क्या, हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है मेरी। इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, द सिंपलेस्ट, ठीक है ना, ये सिंपलेस्ट रेशियो को ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स इन अ मॉलिक्यूल या फिर इन अ कंपाउंड, ठीक है, इन अ कंपाउंड। मतलब एक कंपाउंड में अलग अलग जो अलग अलग तुम्हारे एटम्स हैं उसका क्या रेशियो है ये बताता है, ये सिर्फ रेशियो बताता है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। जबकि ये क्या है, ये बताता है रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स present in a molecule, in a molecule of a compound, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर बताता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मान लो मेरे पास है H2O, ठीक है, तो अब सिंपलेस्ट रेशियो देखो क्या है, 2:1 का रेशियो है। अब इसका और कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, H2O ही हो जाएगा। ठीक है, मान लो है मेरे पास CO2, इसका देखो 1:2 का रेशियो है, तो 1:2 को और कटा तो सकते नहीं है, इसलिए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CO2 ही हो जाएगा। मान लो मेरे पास C2H6 है, ठीक है, C2H6, इसमें देखो रेशियो क्या है, यहाँ 2 है 6 है, अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रेशियो लिखूँ तो ये 1:3 का रेशियो बन रहा है, तो ये हमारा CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, C2H6 का एम्पिरिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास N2O4 इस तरीके से है, 1:2 का रेशियो है, तो इसको NO लिख सकते हैं, NO2 लिख सकते हैं, ठीक है, NO2 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मान लो मेरे पास इस तरीके से C6H12O6, इसको देखो 6 का मल्टीपल सारे हैं, अगर इसको मैं सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना चाहूँ तो 1:2:1 का रेशियो है, ये हो जाएगा CH2 और O, ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल CH2O इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देते हैं, तो देखो जैसे ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ये एग्जैक्ट बता रहा है, बट इसमें क्या है, रेशियो बता रहा है सिर्फ कि जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1:2:1 का रेशियो है, बस ये इससे पता चल रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जब हम कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो पहले हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ही आता है, एक्चुअल फार्मूला हम बाद में कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, पहले एम्पिरिकल फार्मूला आता है परसेंटेज के हिसाब से। चलो तो समझते हैं एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे यही एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड A, ठीक है, इसमें कार्बन जो है वो है 40%, 40.0% या 40%, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है ये हमारा कितना है, ये है 6.7%, और ऑक्सीजन है ये हमारा 53.3%। इस तरीके से परसेंट में दिया हुआ है, ये हम स्पेक्ट्रोमेट्री से निकाल सकते हैं या एक्सपेरिमेंट से ये निकलता है कि कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट है प्रेजेंट किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, ये दिया हुआ है। अब इससे मुझे डिराइव करना है क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे, इमेजिन करते हैं कि ये पूरा कंपाउंड जो परसेंट में लिखा हुआ है, ये इसका हम सैंपल ले लेते हैं 100 ग्राम का, ठीक है,
100 ग्राम का सैंपल लेते हैं, क्योंकि ये परसेंट में है। तो अगर मैंने 100 ग्राम का सैंपल लिया तो उसमें ऑब्वियसली 40% अगर है और 100 ग्राम का सैंपल लिया है तो 40 ग्राम भी जो कार्बन होगा वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, 40 ग्राम कार्बन आ जाएगा और हमारा हाइड्रोजन 6.7 ग्राम और ऑक्सीजन हमारा 53.3 ग्राम। एक्चुअली ये जो परसेंटेज है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम क्या करते हैं 100 ग्राम अपना सैंपल ले लेते हैं। तो समझ में आया? ठीक है, तो 100 ग्राम सैंपल में ये हमारा वेट हो जाएगा, यानी कार्बन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 ग्राम, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.7 ग्राम और ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 53.3 ग्राम। अब इसको मैं चाहता हूँ इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, तो मुझे इनके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए कि एक उस 100 ग्राम में कितने मोल कार्बन थे, कितने मोल हाइड्रोजन, कितने मोल ऑक्सीजन, तो वो सिंपली हमको रेशियो मिल जाएगा। तो मोल कैसे निकलेगा, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, वो था मास इन ग्राम्स, ठीक है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं कार्बन के लिए क्या आ जाएगा। कार्बन के लिए मास इन ग्राम्स कितना है 40 और उसका मोलर मास कितना होता है कार्बन का, ये होता है 12। सॉल्व करने पे 3.33, इस तरीके से मेरा इतना मोल आ जाएगा आंसर, ठीक है, इतना मोल, ठीक है। अब मान लो हाइड्रोजन का निकालने जा रहे हैं, तो ये है 6.7 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लें, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 इसका मोलर मास होता है, तो ये आ जाएगा 2 से 1 होता है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 6.7 मोल आ जाएगा हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर मैं निकालता हूँ ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो जाएगा 53.3 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16, तो ये आ जाएगा हमारा 3.33 मोल, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये देखो 3.33 है, ये भी 3.33 है और ये 6.7 है। इनका अगर मैं क्या करूँ सिंपलेस्ट रेशियो निकालूँ, यानी कि इन सब में जैसे मेरे पास है 3.33 इज़ टू कितना है 6.7 इज़ टू 3.33, इन सब में अगर मैं क्या कर लूँ 3.33 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1:2:1, इस तरीके का रेशियो हो जाएगा। यानी कि हमारा कार्बन किस रेशियो में है 1 में और हाइड्रोजन किस में है 2 में और हमारा कहाँ गया ऑक्सीजन किस में है, ये है 1 में। तो इस तरीके से हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो जाएगा, जो कि क्या है CH2O, ठीक है, ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया। इस तरीके से परसेंटेज से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है, कोई कहे कि अब ऐसा करो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला को देख करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना एकदम ही इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा डेटा क्या चाहिए, हमें चाहिए इस जो भी कंपाउंड है उसका मोलर मास चाहिए, ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। तो जो भी कंपाउंड है उसका मुझे अगर मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखना है तो उसका मोलर मास मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं बोलूँ कि गिवन है कि मोलर मास कितना है, गिवन है मोलर मास है 180 ग्राम, 180 ग्राम गिवन मोलर मास है। तो अब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना है, तो ये कैसे होगा। तो देखो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला में अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। जो भी एक होता है ना, जैसे पिछला वाला मैंने किया था ना, यहाँ पे देखो कि क्या था, यहाँ पे 6 से समय डिवाइड किया है तो ये एम्पिरिकल फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इनमें समय क्या करूँ, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया रहता ये 6 हो जाता, ये 12 हो जाता और ये 6 हो जाता, ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता, वापस से कन्वर्ट हो जाता एक्चुअल फार्मूला में। तो वो 6 जो है वो जो 6 का फैक्टर है वही कैलकुलेट करना हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इस n की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो वो n की वैल्यू हमारी क्या आती है, ये आता है तुम्हारा, देखो क्या ये आता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो एक्चुअल मास तो 180 था, ठीक है, वो गिवन है ऐसे यहाँ पे। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं, कार्बन का कितना होता है, ये होता है हमारा 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, ऐड करके कितना आ जा रहा है देख लो, ये आ जाएगा टोटल 40 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, 2 4 40 की 30 आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है,
40 नहीं 30 ग्राम आएगा टोटल, ठीक है। 2 2 4 6 10 और 1 1 2 1 3, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको डिवाइड कर लेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा 30 है, 30 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जा रहा है ये 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा n की वैल्यू है वो क्या आ गई 6 आ गई। तो बस सिंपल क्या करना है, सब में 6 से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास C1H2O1 था, इसमें 6 से अगर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H12O6। तो इस तरीके से हम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला से तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, कहाँ गया हमारे पास होना चाहिए मॉलिक्यूलर, अरे कहाँ गया, हमारे पास होना चाहिए मोलर मास, ठीक है। मोलर मास होगा जो कि यहाँ दिया हुआ है, तभी हम निकाल पाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा टारगेट था ये पूरा कंप्लीट करने का वो ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। हमने एम्पिरिकल फार्मूला कर लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला कर लिया, अब बचा है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसको समझते हैं। तो चलो देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट, इसको समझने के लिए एक रिएक्शन को हमको लिखना होगा। चलो मैं एसिड बेस रिएक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे HCl प्लस NaOH अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि NaCl और H2O इस तरीके से बन रहा है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है नहीं, चेक करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 1 और 2, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ Na 1 है, Na 1 है, ठीक है। और बाकी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। पूरा ये जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसका मतलब कि अगर मैं देखूँ तो 1 मोल, ठीक है, 1 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है किससे, 1 मोल NaOH से, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल NaCl और तुम्हारा 1 मोल H2O, ठीक है। यानी कि 1 का रेशियो है, 1 मोल HCl अगर लेते हैं और तो वो रिएक्ट करेगा 1 मोल NaOH से। तो अब देखो 1 मोल जो HCl होगा उसका वेट एक्चुअल में कितना होगा, वो होगा 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 यानी कि 36.5 ग्राम। इतना अगर लेंगे हम HCl तो वो हमारा कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। ऐसे ही NaOH का देखते हैं तो 23 Na का होता है प्लस O का होता है 16 प्लस 1, यह आ जाएगा 40 ग्राम। तो यानी कि 40 ग्राम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं 36.5 ग्राम लेता हूँ HCl और उसको रिएक्ट करवाता हूँ NaOH के साथ, जो कि कितना है, ये है 40 ग्राम, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी रिएक्टेंट बचेगा नहीं। 1 मोल से 1 मोल पूरा रिएक्ट हो जाएगा, इधर साइड कुछ भी नहीं बचेगा, सारा इधर साइड जो है प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा, रिएक्टेंट में कुछ भी बचेगा नहीं। बट इमेजिन करो कि अगर मैं इसको 40 ग्राम ना लेके सिर्फ 20 ग्राम ही लूँ, 40 ग्राम ना लेके क्या करूँ, सिर्फ 20 ग्राम लूँ, तो क्या होगा, तब इस 36.5 ग्राम में से जो ये रिएक्शन क्या होगा, ये जैसे NaOH जब रिएक्ट करेगा ये दोनों रिएक्ट करना स्टार्ट होगा, तो क्योंकि ये कम है, ये 40 ग्राम है ही नहीं, ये 36.5 ग्राम या यूँ कहे कि ये 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके यहाँ पे कुछ बनाता है। अब ये यहाँ पे 1 मोल है ही नहीं, ये आधा मोल है, 20 ग्राम ही है। तो क्या होगा, ये जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो लास्ट में NaOH कम पड़ जाएगा। NaOH क्या होगा, ये लेस अमाउंट में है, ये कम पड़ जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसकी वजह से, इस NaOH की वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में था, ठीक है। ये लिमिटेड अमाउंट में था, ये कम, ये जो है एक्सेस में नहीं था, जो है 40 ग्राम चाहिए था इसके 36.5 ग्राम के लिए, लेकिन ये पूरा हमारे पास था नहीं, ये 20 ही ग्राम था, तो लिमिटेड अमाउंट में था, इसकी वजह से रिएक्शन रुक गया। तो जिस कंपाउंड के कमी की वजह से रिएक्शन रुक जाता है उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जिस कंपाउंड की वजह से रिएक्शन बीच में रुक जाए, ठीक है, जिसकी कमी पड़ जाए और रिएक्शन बीच में रुक जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे NaOH हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अब इसका हाफ मोल रिएक्ट करेगा तो बाकी हाफ मोल इसका भी रिएक्ट करेगा, तो हाफ मोल बचा रहेगा, यानी 36.5/2 इतना ग्राम हमारा रिएक्टेंट बचा रह जाएगा, लेफ्ट इसमें पड़ा रहेगा, ठीक है। NaOH तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये तो
कम अमाउंट में है तो पहले से ही खत्म हो जाएगा, 20 ग्राम पूरा पूरा खत्म हो जाएगा और इधर तुम्हारा जो है एक एक आधा आधा मोल ये सब जनरेट हो जाएगा। लेकिन इधर का ये HCl बचा रहेगा क्योंकि ये 1 मोल था और ये आधा मोल था, तो आधा मोल इसके आधा मोल से रिएक्ट करेगा, इसका आधा मोल बचा रहेगा जो कि 36.5 ग्राम 36.5/2 ग्राम है। तो कुल मिला के लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? किसी रिएक्शन में जो कंपाउंड पहले ख़त्म हो जाए या लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, जो पहले ख़त्म हो जाए लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली रिएक्शन को कंट्रोल करने में यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन इतना दूर जाकर के रुक जाए तो मैं इस लिमिटिंग रिएजेंट को ही कंट्रोल करूँगा। इसमें अगर ज़्यादा रखूँगा तो रिएक्शन आगे तक बढ़ेगा, इसको कम रखूँगा तो रिएक्शन पहले ही रुक जाएगा। तो इसलिए जो है लिमिटिंग रिएजेंट का ये हमारा काम है और इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी लंबा लेक्चर था, धीरे धीरे सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो फिर यस, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में।